यहाँ पे वी बेसिकली डील विथ काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी, जिसकी शुरुआत अपन ने लास्ट इसमें की थी। उसके कुछ पॉस्टुलेट्स ये थे बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड अगेन आई वांट यू टू विजुअलाइज दैट सिमुलेशन जिसमें अपन ने गैसेस ऐड किए थे कंटेनर में, इफ रिमेंबर दैट। तो इसमें क्या था कि जैसे अपन गैस ऐड करते हैं तो जो पार्टिकल्स है वो मूव होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, ओके, रैंडमली। जो मोमेंट है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस, बेसिकली जो पार्टिकल्स, rather than saying it like this, let me put it like this. एक काम करते हैं, what we'll do is we'll start a simulation itself. मैं तुमको simulation एक बार फिर से दिखा देता हूँ so that you can understand the postulates of kinetic theory of gas. Okay? Okay. So यहाँ पे देखो we have a container and we're not going to do a lot of it basically. हम लोग क्या करेंगे इसमें, we'll just add some particles. Okay, और यहाँ पे just watch the particles. What I will do is I'll reduce the number of particles so that we can see this clearly. So we'll just go with 25 particles. So you can see there are 25 particles only. Okay, और if you look at the motion of these particles, तुमको क्या दिख रहा है? The particles are basically moving randomly in any direction. बराबर है ना? ये बताओ कि सारे particles की speed एक जैसी है या अलग अलग है? तुमको ये नहीं दिख रहा कि कुछ पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स स्लो मूव हो रहे हैं? डोंट यू गाइस सी दिस? वॉच एनी पार्टिकल और तुमको दिखेगा आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जस्ट वॉच एनी पार्टिकल। से ये सेंटर वाला पार्टिकल देखो, इसका स्पीड बढ़ गया। वॉच दिस पार्टिकल ना, ओके। एंड जैसे ये किसी से टकराएगा, अगर कोई पार्टिकल इसके साथ कोलाइड होगा, सो देखो इसकी स्पीड चेंज हो गई। ये बराबर है क्या कि speed is actually not same for all the particles? कुछ particles बहुत ज़्यादा rapidly move हो रहे हैं, कुछ particles बहुत ज़्यादा slowly move हो रहे हैं। Is that logical? Is that what you see? Different particles have different speeds. कुछ particles fast move हो रहे हैं, कुछ particles slow move हो रहे हैं। Okay? Now, the only way I can actually increase the speed of the particle, there is two way I can actually reduce the volume reduce करता हूँ तो pressure increase होता है और speed increase होती है, but we are not going to do that क्योंकि we want to correlate the speed with the temperature। तो देखो अगर मैं temperature बढ़ाता हूँ तो watch what happens with the speed of the particle। okay, so मैं temperature जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ, will just go really high so that you can actually see what happens। क्या अब तुमको ये दिख रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो गई है? सभी पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ गया, isn't it? लेकिन अभी भी तुमको वही प्रिंसिपल दिख रहा है कि कुछ पार्टिकल्स स्लो मूव हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स फास्ट मूव हो रहे हैं, isn't it? इवन एट अ हायर स्पीड तुमको ये दिख रहा है कि कुछ पार्टिकल्स स्लो मूव हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स फास्ट मूव हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट कुछ पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा स्लो मूव हो रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एट सम ऑफ द स्लो मूविंग पार्टिकल्स, तो यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा स्लो है भाई, जब तक ये टकराएगा नहीं। ये वॉच दिस पार्टिकल, ओके, बरसों ले रहा है ये दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, और जैसे ही ये किसी से टकराता है इसकी स्पीड बढ़ती है। ऑल्सो यू शुड ऑब्जर्व कि जैसे दो पार्टिकल्स है, लेट्स से कि दिस इज अ स्लो मूविंग पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज हॉट, मीन्स इट्स कमिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है ना। जब ये इससे टकराएगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे पार्टिकल्स को, तो जो फास्ट था वो स्लो हो जाएगा और जो स्लो था वो फास्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व दैट, जो टकराता है वो स्लो हो जाएगा और जो टकराया, जिससे टकराया वो फास्ट हो गया। ओके, यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि फास्ट पार्टिकल स्लो के साथ टकरा रहा है बेसिकली। ओके, लुक एट दिस पार्टिकल, बेसिकली स्टैंड स्टिल और बूम, जैसे ही पीछे से उसने धक्का मारा दूसरे पार्टिकल ने और उसका स्पीड कम हो गया, इसका स्पीड बढ़ गया। ओके, तो हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द कोलिजन, ठीक है ना। वी डोंट केयर अबाउट इट, बट जितना हार्ड कोलिजन होगा उतना ज़्यादा वो ट्रांसफ़र होगा एनर्जी। तो जब हम ये बोलते हैं कि कोलिजन्स आर इलास्टिक, ओके, कोलिजन्स आर इलास्टिक, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कोलिजन्स हो रहे यहाँ पे उसमें जो ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी, उसमें एनर्जी कंजर्व्ड है,
ठीक है ना, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। समझ में आ गया ये टर्म का मतलब? ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। कोलिजन जैसी हो रहा है वैसी एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अनदर पॉइंट आई वॉन्ट यू टू नोटिस इज कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है? वेयर इज द प्रेशर कमिंग फ्रॉम? प्रेशर आ रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है ना, तो जो भी पार्टिकल्स है वो यू कैन सी दैट दिस पार्टिकल इज प्रीटी मच स्टैंड स्टिल, और अभी इसके साथ कोई कोलाइड करेगा तो ये उसका स्पीड बढ़ गया, और इसका स्पीड जो कोलाइड हुआ उसका स्पीड कम हो गया। ओके, ऑब्जर्वेशन इजंट इट? जब प्रेशर क्या एग्जर्ट कर रहा है? प्रेशर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, तो इसके वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। सो क्लियरली है कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन जो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कुछ पार्टिकल्स स्लो है, कुछ पार्टिकल्स फास्ट है। ओके, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स का एक कोई मीडियम स्पीड है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहता है इवन एट अ हायर स्पीड, इवन एट अ हायर टेम्परेचर, इवन एट अ लोअर टेम्परेचर। इफ आई टेक द टेम्परेचर टू वेरी लो, ओके, you will see the same distribution. कुछ particles fast रहेंगे, कुछ particles slow रहेंगे. I'll just take it to something really low. So you can see now it's slowly moving particle, but even then the particles, कुछ particles तुमको दिखेंगे fast move हो रहे, कुछ particles slow move हो रहे, लेकिन सबका energy जो है वो कम हो गया है. Okay, and even in that case some particles are still moving relatively faster to other particles. Okay, और कुछ पार्टिकल स्लो मूव हो रहे हैं रिलेटिव टू अदर पार्टिकल्स, एंड सो फोर्थ. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे यूज करने वाले हैं इन व्हाट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ध्यान से सुनो. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का, ये हम आगे यूज करने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में. लेकिन दिस इज बेसिकली अ फंडामेंटल थिंग इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस. ओके, और ये तुमको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा यही पर्टिकुलर सिमुलेशन. Okay, if I change this with light particles, ठीक है, just change it with light particles. I'll make this 0. Okay, let me reset. तो ये 0 कर दिया. यहाँ पे मैं 25 लाइट पार्टिकल्स ऐड करता हूँ. What you actually see here is similar thing. Okay, same thing जैसे ब्लू पार्टिकल्स में था वही है. यहाँ पे भी करीब करीब उसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखो ज़्यादा है. क्या ये नहीं लगता कि ब्लू पार्टिकल्स जो अपन ने 700 और 800 टेम्परेचर पे जो मूव होते हुए दिखे थे, लाइट पार्टिकल्स 300 पे ही उसी तरह से मूव हो रहे हैं, या उतने इंटेंसिटी या उतनी स्पीड के साथ मूव हो रहे हैं? यस नो, लाइट पार्टिकल्स हेवी पार्टिकल्स के हायर टेम्परेचर, मतलब अगर मैं रेट देखूँ, रेट ऑफ या स्पीड बोलते हैं ना, वेलोसिटी बोल देंगे अपन, वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी ऑफ रेड पार्टिकल विच इज़ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लू पार्टिकल विच वॉज बिग. ओके, तो इनका वेलोसिटी करीब करीब अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन बोल देंगे अपन कि वेलोसिटी ऑफ रेड पार्टिकल्स एट लो टेम्परेचर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लू पार्टिकल एट हाई टेम्परेचर. और ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था ना, कैलकुलेट करते थे अपन ने एक्चुअली इनफैक्ट एक प्रॉब्लम भी कैलकुलेट किया था कि हाइड्रोजन का स्पीड कैलकुलेट करो और ये बताओ कि हीलियम के ये टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की स्पीड क्या रहेगी. रिमेंबर दैट? लास्ट इसमें अपन ने ये प्रॉब्लम कैलकुलेट किया था. ओके, तो जनरली अगर देखा जाए तो देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेलोसिटी. मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है. ओके, अब ये पार्टिकल्स फास्ट मूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी तुमको डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिखेगा. कुछ पार्टिकल्स स्लो मूव हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स फास्ट मूव हो रहे हैं. जितने भी कोलिजन्स यहाँ पे हो रहे हैं, दीज आर ऑल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स. ओके, प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है? प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, वो पार्टिकल्स प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं. अंदर में जो कोलिजन्स हो रहे हैं इनके, उससे प्रेशर का कुछ लेन देन नहीं है. ओके, प्रेशर वो पार्टिकल्स जो कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं टुवर्ड्स द वॉल, वो जब कोलाइड होते हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं.
Okay, so I want you to remember this particular simulation, blue particles, red particles, और क्या उनका relationship था वो. Is this clear? Understood? Now, coming back to kinetic gas equation. ठीक है ना, kinetic gas equation. अब इसका डेरिवेशन ऑब्वियसली है, बड़ा लंबा लचक डेरिवेशन है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट द डेरिवेशन ऑफ दिस, और इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू यू इन केमिस्ट्री. फिजिक्स में तुमको ये डेरिवेशन देखना पड़ेगा, तो फिजिक्स में डेरिवेशन तुम्हारा हो जाएगा. ऑलराइट, केमिस्ट्री में हम लोग को इसका डेरिवेशन का क्योंकि जो चीज़ें अपन बोरो करते हैं टू डिराइव दिस इक्वेशन, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम फिजिक्स इटसेल्फ. ओके, एंड आई डोंट नो तुम्हारा फिजिक्स में वो पोर्शन हुआ है नहीं हुआ है. सो इट इज़ वर्थलेस एक्चुअली फॉर अस राइट नाउ टू एक्चुअली गो एंड डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ इट. ठीक है, इसलिए मैंने डेरिवेशन यहाँ से निकाल दिया है, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुमको इसका डेरिवेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, केमिस्ट्री के बुक्स में जनरली नहीं होता है. यू हैव टू गेट इट फ्रॉम फिजिक्स. ओके, सो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन. इक्वेशन ध्यान से पढ़ो और इसको रिमेंबर करो. प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 m. m होता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नॉट मोल. ओके, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड u बार स्क्वायर को अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है ना, अंडरस्टूड है. सो दिस इज pv इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर. ठीक है ना, u स्क्वायर पढ़ोगे तो भी चलेगा. जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको कैसे निकालते हैं अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. ओके, यू बेसिकली स्क्वायर द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, इजंट इट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यू गेट रूट मीन स्क्वायर. उसका अंडर रूट करना पड़ता है, सॉरी. ओके, सबका स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अंडर रूट करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. व्हाट वी गेट इज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये इक्वेशन अपने को फिर से आगे आएगा, लेकिन इसेंशियली ये अपने लास्ट क्लास में ही अपन ने देखा है. ओके, सो ये इक्वेशन तुमको ध्यान में रहे. दिस इज अ काइनेटिक गैस इक्वेशन. ठीक है, आई थिंक मे बी एक थोड़ा सा ये देखो तुम, इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, इजंट इट. सेकेंडली मास अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है. ओके, प्रेशर के साथ मास का और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन मास और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट बिकम्स कांस्टेंट, इजंट इट. सो ये अपन बॉयल्स लॉ जो है, इसको अपन इससे डिराइव कर सकते हैं. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे लॉज अपन इसी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं. ओके, इफ़ वी कंसिडर 1 मोल ऑफ पार्टिकल, ओके, ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ले लिया अपन ने, तो जो मास टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास हो गया, ओके, पार्टिकल्स ऑफ 1 मास. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम ले रहे. ओके, सो हीलियम का मास कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स टाइम्स 4. दैट इज द मास ऑफ 1 हीलियम पार्टिकल. ओके, और इसको अपन सीधा सीधा लिखते हैं ना, m इज इक्वल टू 4 यूनिट, दैट इज द मास ऑफ 1 हीलियम पार्टिकल टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल, इजंट इट. तो इसको अगर मैं मोल से ये कर दूँ, 1 मोल से, मतलब 1 मोल नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, व्हाट वी गेट इज अ मोलर मास. ओके, सो मास ऑफ पार्टिकल्स टाइम मोलर मास, ये ग्राम में लूँगा मैं ऑब्वियसली, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा विथ मोलर मास. ओके, सॉरी, एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, ये जो प्रोडक्ट होता है इसका और इसका, ओके, 1.6 10 टू द पावर -24 टाइम्स 6.022, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 टाइम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. ठीक है ना, पूरे नंबर अगर लेंगे तो 1 ही मिलेगा अपने को, बट ये अप्रॉक्सीमेटली कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 तक मिलता है अपने को. सो इसेंशियली क्या हो गया, अपने को बचा क्या रहेगा, m इज इक्वल टू, ये इक्वेशन, दिस 2 टर्म्स आर इक्वल टू 1 टाइम्स 4 ग्राम्स, मतलब मास क्या हो गया 4 ग्राम्स. ये हो गया इसका
मोलर मास ऑफ हीलियम पार्टिकल। ठीक है, मैंने डिराइव करके दिखा दिया तुमको कि मोलर मास कैसे आ रहा है। ओके, सो n और m नॉट, इसके जगह अपन क्या ले, एवोगाड्रो नंबर की जगह अपन m लिख देंगे, मोलर मास लिख देंगे, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m u बार स्क्वायर। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सॉल्व करेंगे अपन। सो वी गेट दिस इक्वेशन 3pv, 3 को इधर ला लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर निकाल देंगे अपन, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो RMS velocity, okay, root mean square velocity is equal to under root of 3pv by m. okay, अब v को मैं नीचे ला लेता हूँ। ठीक है, so what we get is a 3pv by mv, और mass times volume क्या हो जाएगा, density, isn't it? So what we get is urms is equal to under root 3p by d. d is the density of the gas. समझ में आया? सो बेसिकली इफ़ आई नो द प्रेशर, देखो RMS वेलोसिटी किस तरह से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेशर अगर मेरे को मालूम है और उस गैस की डेंसिटी अगर मालूम है, विच इज़ समथिंग वी कैन ऑलवेज नो, है ना। डेंसिटी के लिए मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इजंट इट। तो ये मेरे को डेंसिटी मिल जाएगा, इजंट इट। तो इस तरह से मैंने डेंसिटी निकाल दिया, और एट दैट वॉल्यूम इसका प्रेशर कितना है वो मैं मेजर करूँगा। ओके, और इस इक्वेशन में रखूँगा तो मेरे को क्या मिलता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। प्रैक्टिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह से अपन निकालते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो, यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, RMS इज इक्वल टू अंडर रूट PV बाय m, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा RMS इक्वल टू अंडर रूट P बाय D, ये ध्यान में रखना है। ओके, सिंपल सा डेरिवेशन है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, PV इज इक्वल टू 1/3 m and not u bar square। ठीक है ना, ये अपना था। ओके, सो दैट इज द इक्वेशन दैट वी हैव। दिस इज, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। यहाँ से मैंने ये डिराइव किया, और उससे फिर मैंने RMS वेलोसिटी सिंप्लीफाई करके किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। देखो डेंसिटी से निकाल रहे वेरी इजीली। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लाइक दिस। ओके, PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन 1 मोल का गैस है तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। ओके, सो PV इक्वल टू RT, ये अपने को मालूम हो गया अभी। सो वी जस्ट पुट दैट इन आवर इक्वेशन। ओके, देखो PV इज इक्वल टू RT, वी कैन जस्ट पुट इट इन हियर, यू डोंट हैव टू डू दिस। ये मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, बट अंडर रूट PV था, PV की जगह RT लिख दिया, RT बाय m हो जाता है ये। ओके, RT बाय m। दूसरा ये अपना लास्ट इसमें था पहले वाले स्लाइड पे, ये भी अपने पहले वाले स्लाइड पे था। ये एक नया इक्वेशन, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। आई कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, उसको गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे जो वैल्यू अपन लेते हैं दैट इज़ 8.31। ठीक है ना, 8.31 ये वैल्यू अपन लेते हैं यहाँ पे। समझ में आया? You can actually take 0.0831 also, it should be fine। देखो कौन सा यूनिट लेते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैं 8.31 ले रहा हूँ तो जो मोलर मास होता है दैट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड एज किलोग्राम, 10⁻³ लेना पड़ेगा। जैसे हीलियम अगर है तो हीलियम का मास 4 ना लेते हुए 10⁻³ लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0.0831 लेता हूँ तो जो m है दैट इज़ गोइंग टू बी 4 इन दैट केस। समझ में आया क्या? सो दैट्स हाउ वी प्ले अराउंड बेसिकली। So essentially it doesn't matter, you don't actually have to solve in many cases। many cases में तुमको equation solve करने की ज़रूरत नहीं है। you need to rearrange the equation। काफ़ी जो common terms है वो cancel हो जाते हैं, जो solving होता है that becomes very easy। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तुमको derive करने को पूछा जाएगा equation को, just use a little bit of your common sense, you should be okay। okay, प्रैक्टिस करोगे तो तुमको प्रॉब्लम्स आए कि कैलकुलेट करो करके, लेकिन एक्चुअल अगर एग्ज़ाम देखते हैं या क्विजेस देखते हैं अपन तो उसमें तुमको डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, इक्वेट करने के लिए पूछा जाता है, और वो अपन करते हैं। ओके, तो जैसा लास्ट इसमें अपन ने किया था उसी तरह से URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ये कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपन कैलकुलेट करेंगे
पर मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं मान लो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी अपन ने देखा काइनेटिक एनर्जी सब पार्टिकल्स की सेम नहीं होती है ना, कोई पार्टिकल स्लो मूवर है, कोई पार्टिकल्स फास्ट मूवर है। इसका मतलब जो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इमर्ज होता है यहाँ से, ध्यान में रखना। तो ये अपना इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u², ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, ये ध्यान में रख लो अभी। मतलब ये 2 इक्वेशन तुमको करस्पॉन्डिंगली ध्यान में रखने हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 वाला एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mn/u², ठीक है। दोनों इक्वेशन देखो बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेंगे तुमको, mn/u²। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अपना होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², बराबर है। इसी इक्वेशन को अपन ने मॉडिफाई किया है फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे n यूज़ कर रहा हूँ टू इंडिकेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। mv² अपन किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। यहाँ पे अपने को काफ़ी सारे पार्टिकल्स है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी लेना है अपने को, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 इक्वेशन जो है इसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ, यू कैन इजीली डू दैट, इजंट इट। 3 को इधर ला लो और ये इधर ला लो, सो वी गेट 3PV इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी, ओके, EK या KE बोल सकते हो तुम, या और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 3/2 PV, विच इज दिस इक्वेशन। समझ में? दूसरा चीज़ एक ध्यान में रखना कि ये जो डेरिवेशन है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया होता है। मैंने जो यहाँ पे डिराइव किया है वो उस तरह से जो मेरे को ज़्यादा सेंसिबल लगा। मेरे को ऐसा लगा कि इस तरह से अगर मैं पुटअप करता हूँ तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिराइव किया है। तुम अगर दूसरा बुक देखते हो तो उसमें थोड़ा सा अलग कुछ रहेगा टर्म्स बेसिकली, ठीक है। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप तरह से डेरिवेशन दिया हुआ है, जो ऑथर को जिस हिसाब से अच्छा लगता है उस हिसाब से वो करता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद एनीथिंग, अल्टीमेटली यू नीड टू अराइव एट दिस इक्वेशन, ठीक है। ये 2 इक्वेशन लेके तुमको इस इक्वेशन पे आना है बेसिकली, इजंट इट। इट्स वेरी इजी टू डू दैट फॉर दिस, ओके। ये इक्वेशन अलग अलग तरह से डिराइव किया जाता है। सो व्हाट वी डिड इज़ बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया, ये दोनों टर्म सेम है इसलिए दोनों को एक साइड में ला लिया और उसको इक्वेट कर दिया। वी गेट काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन 3/2 PV, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन से अपने को मालूम है PV इज इक्वल टू nRT, तो PV के जगह मैं nRT लिख दूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, ठीक है। n इज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स, या लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अपन जनरली नहीं लेते। अपने को क्या लेना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेना है, इजंट इट। n लाना है अपने को इक्वेशन में, ओके। सो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से इक्वेट करना है, इजंट इट। तो उसको मैं इस तरह से करूँगा, दिखाता हूँ मैं तुमको, ओके। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, बराबर है। ये मेरे को देगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ओके। आई थिंक आई सेड मोल, मैंने मिसरीड किया उसको। सो एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ओके। तो मैं पूरी एवरेज लूँगा डिवाइडेड बाय जितने भी मैंने पार्टिकल्स लिए उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन दिस इज एवरेज क्योंकि इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, इजंट इट। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पार्टिकल्स की चेंज हो रही है एज कोलिजन्स होते हैं, ओके। टेम्परेचर यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट रख रहे हैं, ध्यान में रखना। लेकिन इवन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल्स की, ये चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया है, बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ये वैल्यू ले लिया है बेसिकली, और उसका एक एवरेज निकाल दिया है फॉर दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल रहे हैं, ऑलराइट। तो ये अपन n के जगह लिखेंगे इन द प्रीवियस इक्वेशन, ओके। रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था, ओके, 3/2 nRT, ये इक्वेशन था। अब n को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय एवोगाड्रो नंबर, इजंट इट।
ये तो हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करूंगा मैं इसको. सो व्हाट आई गेट इज काइनेटिक एनर्जी की जगह अब मैं लिख सकता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी काय का पर मॉलिक्यूल. ओके, इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, या एटलीस्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, 3/2 RT वैसे के वैसे ही रहेगा, डिवाइड किया है मैंने n के जगह इसको, है ना, तो ये हो जाएगा n0. ओके, बेसिकली फॉर 1 मोल अगर n इज इक्वल टू 1 मोल लेता हूँ मैं, तो n0 की वैल्यू भी मेरे को मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, सो इसेंशियली पर मॉलिक्यूल निकालना है मेरे को, तो एवोगाड्रो नंबर से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो वी गेट दिस इक्वेशन, रिमेंबर. ऑलराइट, वैसे ये इक्वेशन तुमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन तुमको ध्यान में रखना है. ओके, R डिवाइडेड बाय n0, R डिवाइडेड बाय n0, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ विथ KB. ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि इक्वेशन काय का है. ये इक्वेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन नॉट फॉर 1 मोल, ये है पर मॉलिक्यूल के लिए. एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके लिए ये इक्वेशन है. ओके, सो 3/2 KB टाइम्स T. ऑलराइट, नाउ KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं. इसके बाद में अपन बोल्ट्जमैन का एक ग्राफ भी देखने वाले हैं. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. तो KB को क्या बोल रहे हैं अपन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और KB क्या होता है, R/n0. ठीक है, देखो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि KB होता क्या है. ओके, KB इज इक्वल टू वॉट, KB इज इक्वल टू R/n0. समझ में आया? ओके, या फिर तुम इसको ये भी बोल सकते हो R इज इक्वल टू KB टाइम्स n0. ओके, इस तरह से तुम्हारी R की वैल्यू भी निकल सकती है. ओके, बट जनरली अपने को किसी भी गैस के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना पड़ता है. सो दैट्स हाउ वी विल एक्चुअली डू इट, R डिवाइडेड बाय n0 से. ओके, और ये जो आती है वैल्यू अगर तुम सॉल्व करोगे, सो इट इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23. ये आप वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल बिकॉज दिस इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल, है ना. वैल्यू जो है इसकी बहुत छोटी है क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल की वैल्यू निकाल रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, दैट इज ट्रांसफर्ड बेसिकली. सो दैट इज द इक्वेशन यू नीड टू रिमेंबर. यू नीड टू रिमेंबर KB इज इक्वल टू R/n0, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये वैल्यू याद रखने की तुमको ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन 3/2 n KB, ये तो कांस्टेंट ही है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? इजंट दैट समथिंग दैट वी जस्ट सॉ राइट नाउ? अभी जो थोड़ी देर पहले मैं तुमको सिमुलेशन दिखाया, तुमको यही तो दिखाया ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, इजंट इट? सभी की बढ़ती है, इजंट इट? सो दैट्स द फंडामेंटल थिंग दैट लाइज इन द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. ओके, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इसका, या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, एक एग्जाम्पल है, देखो. 2 लीटर बल्ब कंटेन्स 3 इंटू 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स. मतलब तुमको n की वैल्यू दे दी है. ओके, कितना है, 3 इंटू 10⁻23, ये दिया ही है, यहाँ पे लिखा ही है. ओके, एंड एग्जैक्ट 10⁻6 पास्कल ऑफ प्रेशर. सो प्रेशर दे दिया है, लिख लो. ओके, वेसल दिया है, वेसल का दिया है वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, ये लिख लिया. कैलकुलेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है पर मॉलिक्यूल. ओके, इसके लिए इक्वेशन अपने को ऑलरेडी मालूम है. और टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पहले तो पर मॉलिक्यूल निकाल लो, और टोटल के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. तो यहाँ पे वी यूज़ दैट इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है ना, n अपने को मालूम है. काइनेटिक गैस इक्वेशन अपने को मालूम है, PV काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 KB/T. ओके, और अगर टोटल एनर्जी निकालनी है अपने को तो सीधा सीधा n से इसको मल्टीप्लाई करना है. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड यू बस पुट इन ऑल द वैल्यूज इन देयर. ओके, ओके, यू गेट
ठीक है। तो ओके, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 1 सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अपने को निकालना है, उसके लिए अपने को टी निकालना पड़ेगा, इजंट इट? सो टी के लिए वी यूज़ PV इज इक्वल टू nRT। ओके, इसमें प्रेशर वॉल्यूम अपने को दिया ही है, n मोल्स अपन निकाल सकते हैं, R है ना, ये वैल्यू अपने को मालूम है, T इज़ द मिसिंग वन, तो T निकाल लो, ये T की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो तो पर मॉलिक्यूल मिल जाए। एंड सिमिलरली वी ऑल्सो गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय n। ओके ओके, सो PV इज इक्वल टू nRT, T के लिए रीअरेंज कर दो। ओके, PV इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये अपन कर रहे हैं n डिवाइडेड बाय n0, या सो यू गेट द T के लिए पूरी वैल्यूज रख दी है अपन ने, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, लीटर में लेना है अपने को, रिमेंबर। एंड देन एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये अपन यहाँ पे रख के निकाल रहे बेसिकली, अदरवाइज तुमको n तो दिया ही था, उससे तुम मोल्स निकाल सकते थे जब सिंपली डिवाइडिंग इट बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे। एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन ईजियर, इजंट इट? क्योंकि ये जो नंबर्स है दीज आर डिविजिबल, या 0.5 मोल्स आता है ये, n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, 0.5 मोल्स। ओके, फ्रॉम दिस टू। एंड देन R की वैल्यू देखो क्या रखी है, 8.31, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे अपन, मैंने तुमको पहले ही बताया कि R की वैल्यू जो होती है वो यूनिट के ऊपर, यहाँ पे अपन पास्कल ले रहे हैं, इसलिए ये जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 8.31। ये मैंने तुम्हें लास्ट इसमें दिखाया था। ओके, अगर यहाँ पे ATM होता बेसिकली तो यू वुड हैव यूज्ड 0.0821। ओके, और अगर यहाँ पे बार होता तो ये तुम लेते 0.0831, और उसमें तुमको ये भी बताया था 0.0831 की जगह यू कैन यूज़ 1/12। ओके, विच वुड एक्चुअली मेक्स कैलकुलेशन मच ईजियर। तो तुम्हारा टेम्परेचर आ गया केल्विन में। अब ये टेम्परेचर तुम इस इक्वेशन में रख दो, काइनेटिक थ्योरी वाली इक्वेशन में, काइनेटिक गैस इक्वेशन में, एंड यू गेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो आंसर छोटा ही होना चाहिए बिकॉज यू आर यूजिंग और यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर पर मॉलिक्यूल। अब जब तुम इसको n से मल्टीप्लाई करोगे विच इज़ योर दिस n, इजंट इट? इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि अभी तुम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये अपन वेरीफाई कर सकते हो, तुम ध्यान में रखना कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। इज इट लॉजिकल आंसर? येस, इट सीम्स लॉजिकल, क्योंकि 10 to the power -20 22 के रेंज में अगर आता है आंसर, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ मॉलिक्यूल विल हैव। ओके, and then multiplied by that n number you get that, and that is fine। अभी इसको तुम किलो जूल में रिपोर्ट कर सकते हो या जूल में रिपोर्ट कर सकते हो, जो किसी यूनिट में तुमको पूछा उसमें इसको रिपोर्ट कर दो, हो गया। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, ठीक है ना। देखो गैस लॉज क्या थे, गैस लॉज जो थे दीज वर बेसिकली एम्पेरिकल लॉज। एम्पेरिकल का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयल ने देखा P एंड V इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसने ये भी देखा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बट वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई, इजंट इट? ये ऐसा क्यों है, प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट क्यों आता है, वी डिडंट नो। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आता है दैट इज फ्रॉम आवर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ठीक है। उससे अपन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जितने भी गैसियस लॉज है वो सारे अपन इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने के भी अलग अलग तरीके रहेंगे बुक्स में, ये ध्यान में रखना। ओके, बेसिकली यू यूज़ द काइनेटिक थियरी ऑफ इक्वेशन, जो सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। यू यूज़ काइनेटिक गैस इक्वेशन और यूजिंग दैट इक्वेशन यू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई बॉयल्स लॉ इज़ वैलिड, ठीक है ना। सो ये अपना इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन था ना, वी रोट इट इन स्लाइटली डिफरेंट वे, KE इज इक्वल टू 3/2 PV, ये अपन ने लिखा था, उसी को रीअरेंज करके इस तरह से लिख रहे हैं। एंड PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमेशा होता ही है। ओके, इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, okay, if the temperature is constant then the average kinetic energy is also constant। ये अगर मैं constant कर देता हूँ तो ये भी constant रहेगा, isn't it? okay, so इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनका प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो इज कॉन्स्टेंट, isn't it? ये मतलब ये दोनों टर्म जो है राइट हैंड के ये कॉन्स्टेंट है,
ओके इसका मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट एंड दैट इज योर बॉयल्स लॉ. दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट. क्लियर है? सो यहाँ से जो तुमको लर्निंग पॉइंट मिल रहा है वो क्या कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. यस, टेम्परेचर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट. रिमेंबर? ओके, सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी का पोस्टुलेट ही है बेसिकली. Similarly, we can also derive Charles' law. Okay, we use this equation to derive the Charles' law. Again, 1 by 3 nm u square, and which is also equal to 2 by 3 kinetic energy. We already know PV is equal to 3 by 2 kinetic energy. अब यहाँ पे फिर से मैं अगर constant pressure करता हूँ, okay, so remember कि that itself is equal to you can rearrange it for kinetic energy. या इसको derive कर सकते हो तुम. मतलब ये जो equations है या इसको तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो. ओके, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू 1/3 है एंड देन सो बेसिकली वी कैन से 1/3 एम एन यू बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, 3 कैंसिल हो जाता है एंड व्हाट यू गेट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम एन यू बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. या एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट यू गेट इज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड वॉल्यूम अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये अपने को ऑलरेडी मालूम है. ओके, क्योंकि मैं पी वी की जगह आर टी लिख सकता हूँ ना. आर टी इज इक्वल टू ये जो अपन ने थोड़ी देर पहले किया था. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो दोनों टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर. इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, सो इस तरह से वी कैन से कि चार्ल्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन. सो to verify Avogadro's law we use that equation PV is equal to 1/3 mn u bar square. ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, isn't it? अब इसको क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ. ओके, सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. PV इज इक्वल टू 2/2 ओके टाइम्स 3 mn u bar स्क्वायर. ठीक है ना. अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ. पी वी इज इक्वल टू 2 और n. ओके, या फिर 2/3 एंड n, ये अलग लिखता हूँ. 2/3 n, ये थोड़ा बेसिकली एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है. एंड देन बचा है 2, तो इसको मैं 1/2 ही लिखूँगा और रहेगा एम यू बार स्क्वायर. क्लियर है? सो इस तरह से मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ. ओके, व्हाट इज दिस? This is nothing but kinetic energy, isn't it? So PV is equal to 2/3 n times kinetic energy. Kinetic energy इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 kBT. So PV is equal to 2/3 n times 3/2 kBT. 3 कैंसल, 2 कैंसल, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एन के बी टी, विच इज़ दिस इक्वेशन. ठीक है, सो वी गॉट दिस इक्वेशन बेसिकली. अब यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि वॉल्यूम और एन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, विच इज़ वॉट द एवोगाड्रो लॉ स्टेज. ओके, जितना ज़्यादा गैस भरोगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मतलब यहाँ पे अपने को प्रेशर और टेम्परेचर ये कांस्टेंट करने पड़ेंगे. तो अगर अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ओके, सो दैट इज एवोगाड्रोज लॉ. तो अब जो है वी गोना मूव इनटू अ स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन. ये जो अभी जो अपन ने काइनेटिक मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ ये जो डिराइव किए हैं फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन,
ये तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट एक्चुअली नीड टू मेमोराइज द डेरिवेशंस ऑफ दिस थिंग्स। ये अपन अपने समझने के लिए करते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये सारे गैस के इक्वेशन, ये जो सारे लॉज थे, हम ये मान के चलते थे इट इज़ इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू NRT, बराबर है। ये वही से आ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से आ रहे हैं। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन itself is actually coming from this kinetic gas equation, okay? और काइनेटिक गैस इक्वेशन इसमें अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो ये अल्टीमेट अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से अपन ये सारे लॉज जो है इंक्लूडिंग आइडियल गैस लॉ ये भी एक्सप्लेन कर सक रहे हैं। अब जो अपन देख रहे हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पीड्स, इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं और इससे जो अपना थियरी है वो डेवलप करवाते हैं। ठीक है, हमने ये देखा अभी जो सिमुलेशन देखा था कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, इजंट इट? जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है देयर इज़ अ कंटिन्यूस चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। जब भी वो कोलाइड होते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, या फिर एक्चुअली वॉल ऑफ द कंटेनर से तो नहीं हो रहा है, देयर इज़ मतलब दैट इज़ वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस कि द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन जब वॉल के साथ ये कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहा है, देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, मतलब ये कोई ट्रांसफ़र, वॉल को ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है एनर्जी, सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। मतलब जितने एनर्जी से पार्टिकल गया उतने एनर्जी से वो वापस भी आ रहा है, सो दैट द एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर द सिस्टम। ठीक है, बट व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन जो ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है कौन सी, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दे डोंट चेंज, इजंट इट? भले ही मॉलिक्यूल्स की स्पीड अंदर में चेंज हो रही है, इजंट इट? लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, दे डोंट एक्चुअली चेंज। ओके, हाउ इज दैट पॉसिबल, इजंट इट? ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वी डोंट टॉक अबाउट एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वी टॉक अबाउट एवरेज एनर्जी। और एवरेज एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर दैट सिस्टम। ठीक है ना, एवरेज एनर्जी का ऐसा नहीं कि सबकी एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, वी कैन यूज काइनेटिक गैस इक्वेशन टू कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि अपन ने किया भी है, इजंट इट? इसके पहले जो प्रॉब्लम देखा था उसमें एवरेज एनर्जी अपन ने निकाला था। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग बेसिकली कि वी नीड टू talk about average, isn't it? Not about individual particles. Average में बात करना है आपने को. So for a given temperature, there has to be some average energy, isn't it? जब temperature change करेंगे तो energy जो है या kinetic energy जो है ये change होती है. Okay, so there must be some average energy that we're talking about, isn't it? It will be very difficult to find molecules with very low energy. Okay, it's very difficult to actually find molecules. मतलब ऐसा नहीं कि होती नहीं है, but very difficult, rare होते हैं. Okay, because जो net resultant force रहेगा collision का, that will also become zero. Okay, the probability कैसी रहेगी ऐसे particles की जहाँ पे energy बहुत low है is going to be low. And again try to visualize जो अपन ने simulation देखा था उसको visualize करो. Okay, बहुत धीरे स्पीड से मूव होने वाले पार्टिकल्स कैसे थे, बहुत कम ढूंढने पड़ते थे अपने को, इजंट इट? बहुत धीरे मूव होने वाले पार्टिकल, और कभी कभार अपने को दिख भी जाते थे। उसी तरह से अगर तुम ये बात करो कि बहुत स्पीड से वेरी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल, मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली मूव होने वाले पार्टिकल्स, ये कैसे रहेंगे? ये भी कम रहेंगे, इजंट इट? ये भी अपन ने देखा है फ्रॉम द सिमुलेशन इटसेल्फ। सो दो चीज़ें अपने को समझ में आ रही है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एवरेज एनर्जी, ठीक है, इसमें बहुत कम एनर्जी के पार्टिकल्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स भी बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कहाँ पे आएंगे? एक पर्टिकुलर रेंज में आएंगे। उस रेंज जो दैट रेंज इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू एवरेज एनर्जी इटसेल्फ, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर रेंज में आएंगे, ठीक है? ओके, सो इसको अपन एक प्लॉट करेंगे। प्लॉट इस तरह से रहेगा अपना एक्स एक्सिस पे। क्या करेंगे अपन? देखो, एक्स एक्सिस पे हम लोग ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ गैस पार्टिकल्स,
क्या प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे? ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ गैस पार्टिकल, और वाई एक्सिस पे अपन प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट possesses दैट पर्टिकुलर स्पीड. सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़ प्लॉट कर रहे हैं, जितनी भी पॉसिबल वेलोसिटीज़ है वो एक्स पे प्लॉट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे अपन प्लॉट करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स है जिनके पास वो पर्टिकुलर स्पीड है. ठीक है ना, जैसे एग्ज़ाम अपन दे रहे हैं तो यहाँ पे अपन मार्क्स प्लॉट कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने वो पर्टिकुलर मार्क लिए हैं. जैसे 90 परसेंटाइल वाले कितने हैं, 90 परसेंटेज वाले कितने स्टूडेंट हैं, 99.1 वाले कितने हैं, 99 वाले कितने हैं, 89.9 वाले कितने हैं. तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपन एक प्लॉट कर रहे हैं. तो इस तरह का अपने को एक ग्राफ मिलता है. इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, बेल कर्व. बहुत ज़्यादा हाई मार्क वाले बहुत कम, बहुत कम मार्क वाले भी बहुत कम, एक एवरेज मार्क वाले अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा. यहाँ पे अपन देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन सो इतने स्टूडेंट्स को इतने मार्क मिले हैं. ओके, बहुत कम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कम मार्क मिले, बहुत ज़्यादा वालों को भी बहुत कम मार्क मिले. ठीक है ना, तो यहाँ से अपन पढ़ सकते हैं कितने स्टूडेंट्स को इतने मार्क मिले. इसको अपन बोलते हैं बेल कर्व, और ये हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, फाइनेंस में, एजुकेशन में, हर जगह यूज़ किया जाता है. और अब हमारी जो नीट और JEE की जो परसेंटाइल निकलती है वो इसी के हिसाब से निकलती है, बेल कर्व से ही निकलती है. ठीक है ना, तो ये जो था इसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये देखो, ये कर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलेंगे अपन. यू कैन सी दैट इट्स अ बेल कर्व. ओके, देयर इज अ y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. अब y एक्सिस पे अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ पर्टिकुलर मार्क. ओके, इसको DNC/N या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं N0, ओके, बाय N, ऐसा भी लिख सकते हैं N0/N. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ पर्टिकुलर मार्क. ओके, और यहाँ पे अपन मार्क्स प्लॉट, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मार्क्स की जगह एवरेज एक्सक्यूज यहाँ पे अपन स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहे हैं. क्या प्लॉट कर रहे हैं, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जीरो स्पीड एंड वेरी हाई स्पीड. ऑलराइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास वो पर्टिकुलर स्पीड है. ओके, सो यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिखता है कि बहुत कम स्पीड वाले बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, इज़न्ट इट? बहुत कम स्पीड वाले बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं. बहुत ज़्यादा स्पीड वाले वो भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, इज इट? बट देयर आर सर्टन मॉलिक्यूल्स जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है. और ये अपने को दिखता है कि ये जो सेंटर वाला जो रीजन है, ओके, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिनकी, मतलब ये जो टॉप वाली जो स्पीड है दैट इज़ फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ बोलता है, दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड. अब ये जो टॉप वाला जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम स्पीड, दैट इज पॉसिबल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड, नॉट स्पीड. ओके, बट ये जो स्पीड है दैट इज प्रेजेंट विथ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी स्पीड है. ओके, इसको अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. अंडरस्टूड है? ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली हैव दैट स्पीड. तो अगर जैसे कोई मॉलिक्यूल अगर अपन देखें तो उसके पास ये स्पीड होने का ज़्यादा चांस है, isn't it, at any given point. किसी भी मॉलिक्यूल को रैंडमली अगर लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर दैट मॉलिक्यूल. ओके, अगर मैं ये देखता हूँ, ये रीजन येलो वाला, देखो मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ा सा ज़्यादा वाला देख रहा हूँ, सो थोड़ी स्पीड बढ़ा दिया अपन ने. ओके, ये स्पीड पे आ गए अपन, तो ये जो रीजन मिलता है, सो वो मोस्ट प्रोबेबल का जो नंबर आता है ना, इसका मोस्ट प्रोबेबल का नंबर कहीं यहाँ पे आ रहा था जस्ट. ओके, सो यू कैन सी दैट ये जो नंबर है थोड़ा सा नीचे आ रहा है. स्पीड बढ़ेगा तो नंबर जो है वो कम होता है, या
और ये अपन ने मार्क वाले इसमें तुम देखोगे तो वही मिलता है अपने को। सो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, इसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड इज एक्चुअली, एवरेज स्पीड यहाँ पे आ रही है एंड दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड इज एक्चुअली मोर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, और यही तुमको मिलता है अगर तुम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो तुमको दिखेगा कि एवरेज स्पीड, ये जो पीक आता है ना, पीक उससे थोड़ा सा आगे आता है एवरेज स्पीड। ओके, और नेक्स्ट होता है बेसिकली ये रीजन, ये स्पीड आ गई अपनी। ओके, सो इफ यू लुक एट द स्पीड, और उसमें फिर से अपन देखेंगे तो नंबर थोड़ा नीचे आएगा। ओके, सो स्पीड इज मोर, नंबर इज लेस। ओके, इस स्पीड को अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट किया था, RMS। ठीक है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो इसको अपन लिखते हैं वन सेकंड, इसको अपन लिखते हैं URMS। ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल सकते हो तुम। ये होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ये रहेगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कौन सा होता है स्पीड में? सबसे ज़्यादा होता है RMS स्पीड। ओके, दैट इज़ द हाईएस्ट। ओके, यहाँ पे उसके बाद एवरेज स्पीड और उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर प्लॉट करते हो तो दिखता है कि मोस्ट प्रोबेबल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसको अपन ने मोस्ट प्रोबेबल बोला है। ओके, और उसके बाद एवरेज, और सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुमको मिलेंगे RMS में। सो वी कैन बेसिकली स्टॉप हियर, यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।